देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो प्रतिक्रिया वह हमारे पास जरूर भेजें। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। सैल यानी सैल होता क्या है? ज्योग्राफी में आज हम क्या पढ़ने वाले? सैल यानी चट्टान। चट्टान कहते किसे हैं? सैल कहते किसे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चट्टान इस पृथ्वी के ऊपरी सतह या धरातल पर पाए जाने वाले उन सभी पदार्थों को या तत्वों को हम चट्टान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले उन सभी पदार्थों या तत्वों को चट्टान कहते हैं जो चीका मिट्टी की तरह मुलायम है या ग्रेनाइट की भांति कठोर। उन सभी को हम किस नाम से जानते हैं? सैल के नाम से जानते हैं। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, धरातल पर पाए जाने वाले उन सभी पदार्थों को सैल के नाम से जानते हैं जो चाहे चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो या ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, हम उसे सैल के नाम से जानते हैं। तो सैल का अर्थ क्या होता है? चाहे वह यानी कि धरातल पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो या ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, चट्टान कहलाती है। चट्टान कहलाती है। यानी कि चट्टान से तात्पर्य धरातल पर पाए जाने वाले उन पदार्थों से है जो चाहे बालू या चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो या ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? चट्टान के नाम से जानते हैं, लेकिन धातुओं को छोड़कर। अब हम आते हैं चट्टान का निर्माण कैसे होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो अभी हमने आपको अर्थ बताया, अब हम बताएंगे चट्टान का निर्माण। निर्माण से पहले आपको चट्टान का प्रकार जानना होगा। चट्टान का प्रकार बताते हैं। चट्टान यानी कि सैल। क्या? सैल। सैल कितने प्रकार का होता है? सैल 3 प्रकार के होते हैं। सैल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला है सैल कहिए या चट्टान कहिए। पहला है आपका आग्नेय सैल या आप इसको क्या कह सकते हैं? चट्टान। दूसरा है आपका अवसादी सैल। अवसादी सैल या चट्टान। तीसरा है आपका रूपांतरित सैल या कायांतरित सैल। दोस्तों, यह हमारा है सैल का प्रकार। सैल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका आग्नेय सैल, उसके बाद अवसादी सैल, उसके बाद रूपांतरित सैल या कायांतरित सैल। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आग्नेय सैल को हम प्राथमिक सैल के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक सैल। और जो आपका अवसादी सैल है, इसको हम परतदार सैल के नाम से भी जानते हैं। परतदार सैल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल,
अवसादी सेल और आपका रूपांतरित सेल या कैंटिलीवर सेल। तो 3 प्रकार के सेल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन सेलों का निर्माण कैसे होता है। मैं देर न करते हुए आपको बहुत कम समय में आपको इस पॉइंट को समझाना चाहता हूं। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आग्नेय सेल का निर्माण। अब क्या पढ़ेंगे हम, आग्नेय सेल का निर्माण। सेलों का निर्माण, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेलों का निर्माण। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आग्नेय सेल, आग्नेय यानी कि उस आग्नेय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि आग्नेय यानी कि वह सेल जिसका निर्माण किससे हुआ है, आग। आग मतलब क्या होता है, आग मतलब आग से संबंध क्या है, लावा, लावा या मैग्मा। यानी कि वह सेल या वह चट्टान जिसका निर्माण धरातल के अंदर से जो गर्म मैग्मा या तप्त लावा होता है उसके बाहर आने के बाद ठंडा होने से जिस सेल का निर्माण होता है उसी को हम आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। तो इसका निर्माण किससे होता है, आग्नेय यानी कि मैग्मा या लावा के ठंडा होने से जिस सेल का निर्माण होता है उसी सेल को हम आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि धरातल के नीचे से जो मैग्मा या लावा है उसका मतलब वो हमारे धरातल के ऊपर कैसे आता है, तो ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से। जैसे आप धरातल हो गया, धरातल के नीचे हमारे कहीं पढ़ते हैं तो सियाल सीमा परत के ऊपर क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्मा। इसी मैग्मा पर धरातल से जब रिस कर पानी आता है नीचे की ओर या ज्वालामुखी यानी भूकंप के कारण किसी भी कारणवश जब इस धरातल के नीचे क्या होता है, गैसों का निर्माण, यानी गैसों की जब उत्पत्ति होती है तो इसी गैस के कारण क्या होता है, यह गैस हमेशा गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठने की कोशिश करती है। और इस धरातल इसके नीचे क्या है, पूरा मैग्मा यानी कि धरातल के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ पाया जाता है, जो सेल पिघली हुई अवस्था में होती है उसी को हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। यही मैग्मा क्या होता है, इन्हीं गैसों के सहारे जब गैस अधिक हो जाता है तो इसी गैसों के सहारे क्या होता है, धरातल पर उपस्थित होती है। यानी किस कारण, पृथ्वी के पपड़ी को तोड़ता हुआ क्या होता है, यही मैग्मा बाहर की ओर जाता है। तो इसी को हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और इसी ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से क्या होता है, यह मैग्मा बाहर निकलता है और यह ठंडा हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, लावा। और यही लावा क्या हो जाता है, जब ठोस हो जाता है तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं, आग्नेय सेल, आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा कि आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो धरातल के नीचे का मैग्मा धरातल के ऊपर आता है ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से और धरातल पर फैल जाता है। और इसी मैग्मा के ठंडा होने के कारण क्या होता है, यानी कि लावा का निर्माण होता है। इसी लावा को हम किस नाम से जानते हैं, आग्नेय सेल या आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। तो यह था हमारा आग्नेय सेल। आग्नेय सेल को सबसे पहले धरातल पर, यानी कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी तो हमारा धरातल क्या था, गर्म गैस का गोला था। तो सबसे पहले धरातल पर आग्नेय सेल का ही निर्माण हुआ था। इसीलिए हम इसको प्राथमिक सेल के नाम से भी जानते हैं। किस सेल के नाम से जानते हैं, प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। जैसे ग्रेनाइट, आग्नेय यानी कि ग्रेनाइट यानी कि जो आपने कभी देखा होगा चट्टानों पे जो काफी मजबूत लोहे यानी कि चट्टानें होती हैं उनका कलर हल्का भूरा होता है, वही क्या होता है, आग्नेय चट्टान। यानी कि ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न मैग्मा या लावा के ठंडा होने के बाद ही आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब दूसरा हमारा पॉइंट है अवसादी सेल। अब आग्नेय सेल का निर्माण आपने पढ़ चुका है। अब मैं आपको अवसादी सेल के बारे में बताऊंगा, दूसरे सेल का निर्माण कैसे होता है। तो दूसरा सेल हमारा है अवसादी सेल।
अवसादी शैल या चट्टान। अवसादी शैल या अवसादी चट्टान के नाम से हम जानते हैं। इसको हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार शैल के नाम से भी जानते हैं। परतदार क्यों कहते हैं? अब हम आपको शॉर्ट में समझाना चाहते हैं कि अवसादी शैल, अवसाद, अवसाद का क्या अर्थ होता है? अवसाद यानी कि जब नदियां अपने मार्ग से प्रवाहित होती हैं तो उनके रास्ते में अनेक प्रकार के कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बजरी, वनस्पति, जीव जंतु के इत्यादि के उनके सामने आते हैं और उन्हें नदियां अपने प्रवाह मार्ग में बहाते हुए ले जाती हैं। तो नदियों में जो प्रवाहित होने वाला पदार्थ होता है उसी को नदी का अवसाद के नाम से जानते हैं। और वही नदी का अवसाद क्या होता है? लास्ट में जहां पर नदी का बहाव कम हो जाता है वो वही परत दर परत जमा कर देती है। तो उसी से निर्मित यानी कि नदियों के माध्यम से या वायु के माध्यम से जो अवसाद बहाकर लाए जाते हैं और वह कहीं न कहीं निक्षेप यानी कि जमा कर दिए जाते हैं और उसी परत दर परत निक्षेप जो अवसादों के माध्यम से जो निक्षेप होता है, जो अवसादों का निक्षेप होता है उसी को हम अवसादी शैल के नाम से जानते हैं या इसको हम परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहता हूं। आपके सामने यह दिखाई दे रहा है, यह आपका पर्वत है और ये आपका है आपका समुद्र, समुद्र यानी कि महासागर में कहते हैं, इसको लिख सकते हैं महासागर या सागर कह सकते हैं। ठीक, तो वाष्पीकरण होती है समुद्र में, जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण करते हैं और जब घनीभवन होता है तो बादलों का निर्माण होता है और यही बादल क्या होता है? संघनन की क्रिया के माध्यम से यही बादल का वर्षा होता है और ये वर्षा क्या होता है? नदी के माध्यम से कहां चली जाती है? पुनः समुद्र में चला जाता है नदी, जिसको हम जल चक्र के नाम से भी जानते हैं। अब यही जल जब आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसके मार्ग जाहिर सी बात है कि अपरदन होगा। अपरदन मतलब होता है मिट्टी का कटाव, यानी कि जब नदी अपने मार्ग से प्रवाहित होती है तो नदी के वेग के कारण और नदी में पाए जाने वाले अवसादों के कारण क्या होता है? अपने तली को और आजू बाजू यानी कि पार्श्वों का अपरदन करती है, कटाव करती है और इसे ले जाकर क्या करते हैं? समुद्र में परत दर परत निक्षेप कर देते हैं, है ना। तो परत दर परत निक्षेप होने के कारण क्या होता है? इसको हम किस नाम से जानते हैं? परतदार, परतदार शैल के नाम से जानते हैं और इसी को अवसादों के माध्यम से निर्मित शैल को ही हम किस नाम से जानते हैं? अवसादी शैल, यानी कि यह नदी के अवसाद के माध्यम से जो गया है बना है, इसलिए इसको हम अवसादी शैल के नाम से भी जानते हैं और इसके मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अवसादी शैल के बारे में समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारा आपका रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल। तीसरा पॉइंट दोस्तों है हमारा रूपांतरित रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल, कायांतरित शैल। रूपांतरित, रूपांतरित जिस शब्द का अर्थ न समझ में आए उसका हमें संधि विच्छेद कर देना चाहिए। रूपांतरित, रूप में अंतर यानी कि परिवर्तन हो जाना। कायांतरित, काया मतलब शरीर, अंतरित मतलब अंतर हो जाना, यानी कि इनका निर्माण कैसे होता है? जब किसी चट्टान पर ताप और दाब पड़ने के कारण उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ताप और दाब, दाब मतलब दबाव के कारण शैलों के रूप में परिवर्तन होने से रूपांतरित
सेल का निर्माण होता है। तो दोस्तों, रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल का निर्माण जब किसी सेल यानी कि आग्नेय या अवसादी सेल पर जब ताप और दाब पड़ता है तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं? रूपांतरित या कायांतरित सेल। उदाहरण के लिए, आप मकान बनाने के लिए ईंटा का प्रयोग करते हैं। ईंटा को देखिए, पहले हम क्या करते हैं, उसको मिट्टी को पहले गिला करके सानते हैं और उस ढांचे में क्या करते हैं? दाब डालते हैं और उसे हम क्या करते हैं? ताप यानी कि आग में, भट्ठा में जला देते हैं, तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम रूपांतरित सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला हो गया, आपका हीरा हो गया। हीरा भी क्या है? रूपांतरित सेल के अंतर्गत आता है। कोयला, आपका संगमरमर, चूना, यानी किसके अंतर्गत क्या जाता है? चूना, संगमरमर, ये क्या है? रूपांतरित सेल का उदाहरण। कोयला रूपांतरित यानी ताप और दाब पड़ने के कारण क्या होता है? इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो रूपांतरित सेल वह सेल होता है जब किसी सेल पर ताप और दाब पड़ता है तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम रूपांतरित सेल के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखिए, ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी उत्पन्न हुई तो ज्वालामुखी के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए दरारें थी और इसी दरार में क्या हुआ? मैग्मा भर गया। अब क्या होगा कि इन दोनों परतों पर, एक तो भरा तो एक तो गर्म था ही, ताप था ही, और इन दोनों सिराओं का यानी कि भुजाओं का दबाव इस पर पड़ गया, तो इस सेल का में क्या हुआ? परिवर्तन, इसके रूप में परिवर्तन हो गया। तो किसमें बदल गया? यानी कि लाइमस्टोन यानी कि चूना की परत में परिवर्तित हो गया। तो ताप और दाब पड़ने के कारण जब सेल के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसी सेल को हम रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बस यहीं तक। मैं फिर हाजिर होऊंगा नया वीडियो लेकर। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं राजू कुमार बैस फिर आऊंगा एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।